हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हम अपना चैप्टर जो है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, हमने इसको अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। फिर हम इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए एक बार चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए थे। चलिए, तो हमने इसमें पढ़ा क्या कि वस्तुओं के समूह क्यों बनाना ज़रूरी है, क्यों हम बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एक स्मार्ट स्टडी कर सकें, है ना। स्मार्ट स्टडी कर सकें, दूसरा हमारा टाइम भी अच्छे से क्या हो जाए, मैनेज हो पाए। ठीक, जैसे कि अगर हम कहें कि एक अलमारी है, उसमें क्या है, कपड़े हैं और अलग अलग कपड़े रखे हुए हैं, कोई कपड़ा कैसा है, कोई कपड़ा कैसा है, तो हमें कहा जाए कि हमें जो है अपनी रेड कलर की स्वेटर निकालनी है अलमारी से। ठीक है, तो हमें निकालने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले हम ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी हुई। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा हमें ढूंढने में। फिर हम उसको निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो सही से है भी नहीं रखी हुई, सही से फोल्ड करी हुई नहीं थी। ठीक है, जिससे कि जिस वजह से उस पर सिलवट्टे पड़ गई हैं। ठीक है, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वहीं अगर उसी अलमारी में हमने व्यवस्थित तरीके से अपने कपड़ों को रखा होता और अलग 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 ग्रुप्स बनाए होते, ग्रुप्स यानी कि जैसे गर्म कपड़े एक तरफ, अ, जो गर्मियों में पहनने वाले कपड़े एक तरफ, सर्दियों में पहनने वाले कपड़े एक तरफ, घर में पहनने वाले कपड़े एक तरफ, जीन्स एक तरफ, टी शर्ट एक तरफ, इस प्रकार से अगर हमने उनके ग्रुप्स बनाए होते, उनको व्यवस्थित करके रखा हुआ होता, तो अगर हमें ऐसा निकालना होता कि हमें अपनी रेड कलर की स्वेटर निकालना है, तो हम क्या करते, सीधा गर्मियों वाले उसमें जाते जहां पर हमने अपने गर्म कपड़े रखे हुए हैं, वहां से सारी स्वेटर्स में से देखते, रेड स्वेटर को निकालते और फोल्ड करके रखे हुए थे, इसलिए हम आसानी से निकाल पाते, है ना, टाइम भी मैनेज हो जाता। ठीक, चलिए, अब दूसरी चीज ये है कि मटेरियल से पहले तो हमारा टाइम बचता है ग्रुप बनाने से। दूसरी चीज ये है कि हम स्टडी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो हम बहुत सारी चीजों की स्टडी एक साथ कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें लकड़ी यानी कि वुड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि टेबल, कुर्सी, ठीक है, पलंग की बात करें, पलंग, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो लकड़ी से बनती हैं। ठीक है, तो अगर हम इन वस्तुओं को अलग अलग पढ़ें, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो गुण हैं, उनको अलग अलग पढ़ें, तो हमें देखो एक टेबल की प्रॉपर्टीज को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, कुर्सी की प्रॉपर्टीज को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, पलंग की प्रॉपर्टीज को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या इसका एडवांटेज है क्या इसका डिसएडवांटेज है, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम क्या करें, इसको एक ग्रुप में डाल दें, हम कहें ये है वुड, तो वुड के अंडर आते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया एक वुड का ग्रुप। तो वुड की हमें सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी, यानी कि इन सब की प्रॉपर्टीज भी तो वही होंगी जो वुड की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक, तो इससे एक तो हम एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से चीजों को याद कर सकते हैं। जब हम बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसे पढ़ेंगे अलग अलग करके, तो हमें याद रखने में भी क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। चलिए, तो यहाँ पर ये बात तो हमें समझ में आ गई थी कि चैप्टर में हमने पढ़ा कि मटेरियल्स के ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं। फिर हमने कहा कि जो मटेरियल्स होते हैं ये जितने भी हमारे वस्तुएं होती हैं, ये अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक से दिखेंगी हमें, कुछ लकड़ी से बनी हुई मिलेंगी, ठीक है, कुछ धातुओं से बनी हुई मिलेंगी, और इनके जो गुण है वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और कौन सा मटीरियल से कौन सी वस्तु बनेगी ये भी किस पर निर्भर करता है, ये भी उसके गुण पर निर्भर करता है। जैसे अगर हमें एक गिलास बनाना है, क्या बनाना है, एक गिलास बनाना है, ठीक है, एक अगर हमें गिलास बनाना है, ठीक, गिलास का काम क्या है कि वो पानी को या चाय को या किसी भी लिक्विड को अपने अंदर क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो अगर हमें सपोज चाय पीने के लिए एक गिलास बनाना है, तो क्या हम कागज का कोई गिलास बना सकते हैं? देखो बच्चों, कागज का गिलास तो बन सकता है, लेकिन जब हम उसमें क्या डालेंगे, गरम चाय डालेंगे, तो ये गिलास क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से फट जाएगा या लीक हो जाएगा, है ना, जिस वजह से इसके अंदर पानी या चाय जो भी हम डालते हैं लिक्विड, वो होल्ड नहीं हो पाएगा।
वही हम कपड़े का बनाए, कपड़े का अगर हम ग्लास बनाए तो क्या ये अपने अंदर पानी को होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, इससे भी पानी लीक ही होगा, कपड़े से भी। ठीक है, वहीं अगर हम इसको धातु से बनाए तब तो ये पानी को क्या कर पाएगा? अच्छे से होल्ड कर पाएगा, चाय को अच्छे से होल्ड कर पाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक से बनाना चाहे तो प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। तो यानी कि कौन सी वस्तु कौन से मटेरियल पे डिपेंड मटेरियल से बनेगी, ये उसके गुण पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एक ये टॉपिक हमने पढ़ा था। साथ ही हमने इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि मटेरियल्स को ग्रुप में लाने के लिए, यानी कि उनके समूह बनाने के अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उनके क्या करते हैं? समूह बनाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी कठोरता। इसके अलावा दिखावट। ठीक है, ये दो। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। इसके अलावा डेंसिटी यानी कि घनत्व। सॉल्युबिलिटी यानी कि कौन से घुलनशील है, कौन से घुलनशील नहीं है, कौन से विलय है, कौन से अविलय है। डेंसिटी यानी कि कौन से क्या करते हैं? डूब जाते हैं, और कौन से क्या करते हैं? तैरते हैं। फिर हमने बात की थी ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। तो यहाँ पर भी हमने तीन तरह के पढ़े थे ऑब्जेक्ट्स, पहले ट्रांसपेरेंट, फिर ट्रांसल्यूसेंट, फिर ओपेक, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कैसे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली थी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, यानी कि लकड़ी से कौन से 5 ऑब्जेक्ट हैं जो बन सकते हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों देखो, लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? देखो, लकड़ी से चेयर बन सकती है, ठीक है, यानी कि कुर्सी बन सकती है। ठीक, इसके अलावा टेबल बन सकता है, ठीक है, टेबल बन सकता है। इसके अलावा और क्या चीजें बन सकती? इसके अलावा बेड बन सकता है, और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो ये आप खुद से लिखेंगे, ये है आपका होमवर्क, तो आप लिख सकते हैं। यही नहीं, आपको लिखना है कि प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं। प्लास्टिक से बनने वाली 5 वस्तुओं के नाम भी आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लिखेंगे कि पेपर से कौन सी वस्तुएं बनती हैं, कागज से। आप जानते हैं कागज से क्या क्या वस्तुएं होती हैं, तो कोई भी 5 वस्तुओं के नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होमवर्क भी हो गया। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। चलो, तो ये वाला तो लिख लेते हैं हम। आप लिख सकते हो डोर्स, लिख सकते हो यानी कि दरवाजे। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हो बोट यानी कि नाव। तो 5 तो ये हो गए। चलिए, इतना नोट कर लीजिए पहले। ये आपका होमवर्क है बच्चों कि प्लास्टिक से बनने वाली 5 चीजों के आपको नाम लिखने हैं, और पेपर से बनने वाली 5 चीजों के नाम आपको लिखने हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल विच दे कुड बी मेड, यानी कि आपको इन ऑब्जेक्ट्स को उनके मटेरियल से क्या करना है? मैच करना है, जिससे वो बन सकते हैं। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, यानी कि एक वस्तु एक से अधिक पदार्थ से भी बन सकती है। एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट, और जो मटेरियल दिया गया है उससे भी हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक चेयर की, है ना, कुर्सी की, तो कुर्सी बच्चों लकड़ी से भी बनाई जा सकती है और प्लास्टिक से भी बनाई जा सकती है। आप जानते हैं प्लास्टिक की भी कुर्सियां होती हैं और लकड़ी की भी कुर्सियां होती हैं।
चलिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बुक है, तो देखो बुक का क्या है, बुक बनेगी किससे, बुक तो सिंपल पेपर से ही बनेगी, तो बुक को तो आपको यहाँ पर ही मैच करना है। लेकिन अगर बात आती है बच्चों टम्बलर की, टम्बलर यानी कि जिसमें हम पानी पीते हैं या चाय पीते हैं, टम्बलर, ठीक है, गिलास जैसा, जिसको हम गिलास कहते हैं। तो ये टम्बलर जो है बच्चों, ये तो देखो ग्लास का भी बनता है, होता है ना, कांच का भी बनता है, कांच का भी होता है, इसके अलावा प्लास्टिक का भी होता है, आपने देखा होगा प्लास्टिक से भी बनता है। नेक्स्ट बात करें चेयर की, तो चेयर जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हमने अभी कहा कि लकड़ी से तो बनती है, वुड से तो बनती है चेयर, वुड के अलावा प्लास्टिक से भी चेयर बनती है, ठीक है। वही बात करते हैं टॉय की, तो ये जो टॉय है यानी कि खिलौना, तो खिलौना बच्चों देखो प्लास्टिक से भी बनता है और लकड़ी से भी बनता है। अब यहाँ पर शूज की बात करते हैं, यानी कि जूतों की बात करते हैं, तो ये बच्चों बनते हैं लेदर के, ठीक है, इसके बनते हैं, लेदर के बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ वस्तुएं थी, वो किस मटेरियल से बनी हुई है यानी कि किस पदार्थ से बनी हुई है, ये हमने मैच कर लिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें भी लिखी हुई थी कि जैसे एक से ज्यादा कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा मटेरियल से भी बन सकता है। लेकिन अगर हम सिंपली बात करते हैं, देखो जो जो एक टम्बलर है बच्चों, ये बनता है ग्लास से, ये जो चेयर है ये बनती है लकड़ी से, ये जो टॉय है तो ये टॉय बनता है प्लास्टिक से, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें होना था। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर एक से ज्यादा मटेरियल से कोई वस्तु बन सकती है, तो इसीलिए हमने इस तरीके से इसको लिखा है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए, तो इनको हम सॉल्व करेंगे और साथ में बच्चों इनका रीजन भी देखेंगे कि अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो इन क्वेश्चंस में आपको टिक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हमारा सत्य है, कौन सा असत्य। सत्य यानी कि ट्रू और असत्य यानी कि फॉल्स। चलिए, तो पहला है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। स्टोन मतलब आप जानते हैं यानी कि पत्थर, पत्थर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी है। वाइल ग्लास इज ओपेक, जबकि ग्लास जो है वो अपारदर्शी है। तो क्या ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, अगर हम बात करें पत्थर की, तो हम सभी ने पत्थर तो देखा है ना, तो पत्थर क्या ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो क्या पत्थर के आर पार देखा जा सकता है, नहीं नहीं देखा जा सकता ना, यानी कि बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट है कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि स्टोन क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्या है, ओपेक है, पारदर्शी ना होकर के क्या है, अपारदर्शी है, ठीक है। और अगला इसी में जो स्टेटमेंट दिया है, वाइल ग्लास इज ओपेक, कि कांच जो है वो ओपेक है, कि कांच ऐसा ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी है, यानी कि इसके आर पार हम नहीं देख सकते। लेकिन आप जानते हैं जो कांच है उसके आर पार तो हम देख पाते हैं, है ना। अगर आप खड़े हैं एक जगह पर और आपके सामने आपके दोस्त खड़े हैं और आपके बीच में कांच की एक स्क्रीन लगी हुई है ना, कांच की एक स्क्रीन लगी है, या हम कहें कांच का एक दरवाजा है, तो आप और आपके दोस्त एक दूसरे को देख पाएंगे, है ना, देख पाएंगे। इसीलिए जो ग्लास है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी है, उसके आर पार देखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि वो ओपेक नहीं, क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर ये गलत हो गया कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक आना चाहिए था। इसीलिए बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्या है, एक असत्य कथन है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, यानी कि एक नोटबुक, नोटबुक तो आप सभी जानते हैं, जो आपके पास जो आपकी कॉपीज होती हैं जिनमें आप नोट्स बनाते हैं, चैप्टर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं,
ठीक है, टीचर चेक करते हैं, आपको गुड मिलता है। तो ये जो नोटबुक है इनमें लस्टर होती है। लस्टर का मतलब आप जानते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा है लस्टरस आइटम्स एंड नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स कहें। ठीक है, तो लस्टरस और नॉन लस्टरस क्या होते हैं पहले आपको ये जानना है। लस्टरस यानी कि जिनमें चमक होती है, जैसे अगर हम बात करें जैसे गोल्ड है, सोना है, चांदी है ना, इनमें क्या है, चमक है एक प्रकार से, तो ये हो गए लस्टरस। वहीं अगर हम बात करें लकड़ी है, तो लकड़ी क्या है, उसमें चमक नहीं है, तो लकड़ी क्या हो गई, नॉन लस्टरस। ठीक है, तो जिनमें चमक होती है उन्हें कहा जाता है लस्टरस, यानी कि उनमें बच्चों लस्टर है, एक चमक है। लस्टर का मतलब होता है चमक। ठीक है, और जिनमें चमक नहीं है उन्हें कहा जाता है नॉन लस्टरस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि नोटबुक हैज लस्टर। तो क्या नोटबुक पे लस्टर होता है? नोटबुक यानी कि जो आपकी कॉपी, क्या उसमें कोई चमक होती है? नहीं होती ना चमक, वो लस्टरस आइटम नहीं है। और इरेजर डज नॉट, तो इरेजर तो वैसे भी नहीं है। इरेजर आपके पास है, आपके रबर है ना, आपके जो आपके बॉक्स में रहता है रबर पेंसिल के साथ, तो वो जो रबर है तो उसमें भी तो चमक नहीं होती है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, फॉल्स है पूरा। चलिए, तो इतना, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगला स्टेटमेंट है चॉक डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है बच्चों, तो ये कौन से टॉपिक से आपको लग रहे हैं? जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, दिखावट है ना, कठोरता, घुलनशीलता, डेंसिटी यानी कि फ्लोट करना या सिंक करना यानी कि तैरना, डूबना, विलय, अविलय, है ना, इन टॉपिक से ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, इसीलिए हमने वो जब जब वो टॉपिक्स पढ़े थे तो बहुत ही डिटेल में उनको हमने पढ़ा था। तो अगला क्वेश्चन है चॉक डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि चॉक जो है वो जल में, वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो चौक आप जानते हैं, चौक आपके पास है, आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक गिलास वाटर लेना है। सिंपली आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, ग्लास में लेना है वाटर यानी कि पानी, जिसे हम जल भी कहते हैं, पानी जल कह लें। अब इसमें क्या डालना है, चॉक पाउडर डालना है। क्या डालना है, चॉक पाउडर डालना है। चॉक को पीस करके या हाथ से उसको चूर करके, उसका चूरा बना करके हमें क्या करना है, पानी में डालना है। अब किसी चम्मच की मदद से इसको क्या कर लेना है, हिला लेना है, अच्छे से शेक कर लेना है पूरा, है ना। डिजोल्व करने के लिए स्टिर करना, इसे हम कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो स्टिर कर लेना है हमें। तो स्टिर करने के बाद हम क्या देखेंगे कि चॉक पाउडर है, क्या वो पानी में पूरा घुल जाएगा, जैसे कि पानी में नमक घुल जाता है। अगर आप चॉक पाउडर की जगह पानी में नमक डालें तो आप क्या देखेंगे कि नमक जो है वो पानी में पूरे तरीके से घुल जाता है। तो क्या ये चॉक पाउडर भी पानी में घुल जाता है? स्टेटमेंट तो यही कहती है कि चॉक डिजोल्व इन वाटर। स्टेटमेंट में तो लिखा है कि चॉक पानी में डिजोल्व हो जाती है। लेकिन बच्चों, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो चॉक पाउडर है ये पानी में नहीं घुलता। ठीक है, आप कितना भी कोशिश करें घोलने की, चॉक के पाउडर जो है हमेशा पानी के ऊपर या पानी में आपको दिखते रहेंगे, पानी में ये घुलेंगे नहीं। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाती है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि एक फॉल्स स्टेटमेंट ये है। चलो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अगला स्टेटमेंट है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट करता है। फ्लोट करना यानी कि तैरना। ठीक है, तैरना ऑन वाटर, जल पर। तो जब हम पानी में लकड़ी का कोई टुकड़ा डालते हैं तो वो क्या करता है, तैरता है। तो क्या लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है? तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक किसी बड़े कंटेनर में या किसी भी कंटेनर में आपको पानी ले लेना है, उसमें आपको लकड़ी का टुकड़ा डाल देना है। तो अगर लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट करता है यानी कि तैरता है, तो ये जो स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ी है वो स्टेटमेंट हो जाएगी एक करेक्ट स्टेटमेंट। और अगर वो लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता नहीं है, सिंक हो जाता है यानी कि डूब जाता है, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी एक गलत स्टेटमेंट। तो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी पर तैरेगा या नहीं तैरेगा? तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या अवलोकन करेंगे कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी पर तैरता है। इसीलिए ये हो जाएगी हमारी एक करेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पर ये हमारी पहली ट्रू स्टेटमेंट आ जाती है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है शुगर यानी कि चीनी डज नॉट यानी कि बिल्कुल भी क्या नहीं होती, डिजॉल्व नहीं होती, घुलती नहीं है पानी में। तो क्या चीनी पानी पर नहीं घुलती? क्या आपको पता है चीनी पानी में घुलती है या नहीं घुलती है? तो जब आप नींबू पानी बनाते हैं बच्चों, बनाते हैं ना नींबू पानी, तो नींबू पानी में आप क्या डालते हो? नींबू डालते हो, पानी डालते हो, इसके अलावा चीनी और नमक भी डालते हैं। तो चीनी नमक को जब हम उसमें डालते हैं तो उसको घोलते हैं, है ना, अच्छे से घोलने की कोशिश करते हैं ताकि चीनी और नमक पानी में अच्छे से घुल जाए और जो हमारा पानी है वो क्या हो, पूरा मीठा और नमकीन हमें टेस्ट दे। अगर हम उसको नहीं घोलते तो चीनी एक जगह में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, और नीचे नीचे वाला जो पानी है वो मीठा होगा लेकिन ऊपर ऊपर का पानी फीका होगा, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, वहीं जब हम चाय बनाते हैं, है ना, चाय बनाते हैं, चाय में चीनी डालते हैं चाय में चीनी, तो उस चीनी को पूरा क्या होने देते हैं, उसमें घुलने देते हैं ताकि चाय जो है वो बराबर मीठी हो। ऐसा ना हो कि चाय कहीं पर मीठी है कहीं पर फीकी है ना, अगर हम उसको घोलेंगे नहीं अच्छे से तब तो ऐसा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि चीनी जो है पानी में नहीं घुलती। तो जब नींबू पानी आप बनाते हो तो आप क्या देखते हो कि जब आप घोलने की कोशिश करते हो चम्मच से जग में नींबू को चीनी के साथ, पानी के साथ, तो आप क्या देखते हो, चीनी और नमक जो है वो अच्छे से घुल जाता है पानी के साथ, है ना। वहीं आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको एक गिलास लेना है, ठीक है, एक गिलास लेना है, गिलास में भर देना है जल यानी कि वाटर, पानी। इसमें आपको डालना है 1 चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक या शुगर, 1 चम्मच चीनी, शक्कर। चलिए, तो 1 चम्मच आपको चीनी डालनी है। फिर आपको क्या कर लेना है, उसी चम्मच से इसको क्या कर लेना है, अच्छे से स्टिर कर लेना है, यानी कि अच्छे से इसको हिला लेना है जिससे कि चीनी जो है जल में अच्छे से घुल जानी चाहिए। तब आप थोड़ा देर में क्या देखोगे कि चीनी जो है बच्चों वो जल में अच्छे से घुल जाती है। चीनी क्या होती है, अच्छे से घुल जाती है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये कह रहा है कि डज नॉट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। अगला है ऑयल मिक्सेस विद वाटर, यानी कि तेल जो है वो जल के साथ मिक्स हो जाता है। तो क्या तेल जल के साथ मिक्स हो जाता है? इसके लिए तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे या एक बीकर लेंगे या एक गिलास लेंगे। उस गिलास में आपको क्या करना है, पानी डालना है, ठीक है, पानी डालना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसमें पानी डालना है। फिर आपको सिंपली क्या करना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है ना, ऑयल डाल देना है। तो ऑयल डालने के बाद आप क्या देखोगे बच्चों, ऑयल डालने के बाद आप क्या देखोगे कि वाटर जो है वो तो नीचे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक चम्मच की मदद से, एक चम्मच की मदद से इसको घोलने की कोशिश करना है ना, कि ये क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, घुल जाए। ठीक है, स्टिर करना है आपको। तो आप क्या देखोगे, पानी जो है वो अलग रहेगा जैसे आप उसको थोड़ा सा छोड़ोगे, और ये जो ऑयल है यानी कि तेल है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो तेल है ये पानी पर क्या करेगा बच्चों, फ्लोट करेगा यानी कि तैरेगा। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी स्टेटमेंट है, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, तो तेल जो है वो पानी पर नहीं तैरता। अगला स्टेटमेंट है सैंड सेटल डाउन इन वाटर, यानी कि रेत जो है वो वाटर में सेटल हो जाती है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यानी कि जैसे हमने कहा कि हमने क्या किया, एक बीकर लिया या एक गिलास लिया, उसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, पानी भर दिया। अब हमने इसमें डाल दी थोड़ा सा सैंड, क्या डाल दी, सैंड यानी कि रेत डाल दी। अब हम क्या देखेंगे, रेत के जो पार्टिकल्स है बच्चों वो हैवी होने की वजह से, क्या होने की वजह से, हैवी यानी कि भारी होने की वजह से बॉटम में क्या हो जाएंगे, रेत भारी होने की वजह से नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, ऊपर ऊपर नहीं रहेंगे। ठीक है, जब आप रेत डालोगे तो आप क्या देखोगे कि रेत जो है वो नीचे की तरफ क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है, पेंदे पर जाकर के चली जाती है, पेंदे पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्टेटमेंट के बारे में।
नेक्स्ट है विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। ये जो विनेगर है, यानी कि विनेगर किसे कहा जाता है बच्चों? विनेगर कहा जाता है सिरका। तो सिरका आपने देखा होगा, इसका रंग कैसा होता है बच्चों? ये पानी की तरह होता है ना, ट्रांसपेरेंट सा होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। जैसे पानी है, तो पानी का क्या कोई रंग होता है? नहीं होता ना। पानी को तो जिसमें भी डालेंगे पानी उसी का रंग ले लेता है, उसी का शेप ले लेता है ना। तो वैसे विनेगर भी तो है पानी की तरह, क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब हम विनेगर को पानी में डालते हैं तो ये पानी के साथ क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा स्टेटमेंट कहती है कि जो ये विनेगर है यानी कि सिरका है, ये डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है किसमें? वाटर में, यानी कि पानी में। तो क्या विनेगर सच में पानी में घुल जाता है? इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों एक जैसे दिखते हैं, वाटर और विनेगर दोनों ही। आप देख करके बता नहीं सकते कौन सा वाटर है कौन सा विनेगर है। तो आप वाटर को विनेगर के साथ मिला देते हो, या विनेगर वाटर में 1 चम्मच विनेगर डाल देते हो, तो और आप उसको किसी चम्मच की मदद से घोलते हो, तो आप क्या देखते हो कि विनेगर जो है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है, ये भी क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि सही ये स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ वस्तुओं के और उनके जो पदार्थ हैं और मटेरियल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। हमको इनको ग्रुप करना है। ग्रुप कैसे करना है? हमें इनको 4 उसमें ग्रुप करना है ना। 4, आप तो कहेंगे 2 ही दिए हुए। एक तो राउंड शेप्ड यानी कि गोलाकार जिनका है और जिनका नहीं है। ठीक है, जो गोलाकार वाले हैं, जो गोलाकार वाले नहीं है, इनके ग्रुप बनाने हैं 2। और एक ईटेबल्स हैं और एक नॉन ईटेबल्स हैं। ईटेबल्स यानी कि जो खाने योग्य, जिनको खाया जा सकते, जिनको हम खा सकते हैं। ठीक, जैसे ऑरेंज, तो ऑरेंज एक ईटेबल है, लेकिन बच्चों बास्केटबॉल तो ईटेबल नहीं है, तो ये नॉन ईटेबल्स के ग्रुप में आएगा। वही राउंड शेप की बात करें तो बास्केटबॉल आएगा राउंड शेप में। अदर शेप की बात करें तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास अर्दन पिचर है, या हम कहें शुगर है, तो शुगर का शेप क्या होता है? अलग होता है ना, तो ये अदर शेप में आ जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से खुद से करके आना है। तो आपको 2 होमवर्क मिल चुके हैं। एक पहला, जहां पर आपको प्लास्टिक से बने हुए 5 मटेरियल्स के बारे में लिखना है, 5 मटेरियल्स को लिखना है कि प्लास्टिक से कौन से 5 मटेरियल्स बनते हैं और पेपर से कौन से 5 मटेरियल्स बनते हैं। साथ ही आपको बच्चों लिखना है कि धातु यानी कि मेटल से कौन से 5 मटेरियल बनते हैं। ठीक है, तो धातु से बनने वाले 5 मटेरियल भी आपको लिख के लाने हैं, और एक ये वाला भी आपके लिए क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज हमने शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए जो हमारे एनसीईआरटी में है। ठीक, तो कुछ आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको अच्छे से होमवर्क में करके आना है। कोई समझ में नहीं आएगा तो हम उसको यहाँ पर करेंगे, फिर हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।